फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, लेक्चर नंबर 16 यूनिट 5 इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसमें जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है डैम। डैम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत और कुछ बचा है तो वो भी देखेंगे अपन। पहले अपन डैम के बारे में देखते हैं, डैम क्या होता है। डैम को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डैम होता क्या है एक्चुअल में। जैसे हमारे कोई इस तरह से कोई वैली बनी हुई है और यहाँ पर ये वैली जो है छोटे छोटे चैनल से पानी नीचे आता है बारिश के दौरान, और ये एक नेचुरल चैनल को मिल जाता है पानी। बात क्लियर है? तो जब ये जो पानी नेचुरल चैनल को मिल रहा है, ये मिल करके कहाँ निकलेगा पानी? इस तरह से चैनल में बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इस पानी को हम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम स्टोर करने के लिए क्या करेंगे? हमने यहाँ पर एक दीवार बना दी, इस जगह पे दीवार बना दी। तो क्या होगा? पानी आ रहा है, ये आता था यहाँ पर रुकेगा, रुक करके पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अब मैं इस दीवार का, तो प्लान दिखाया है ऊपर से, अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाता हूँ तो कुछ इस प्रकार की दीवार बनती है हमारी। ठीक है, तो देखो पानी का लेवल क्या है, इस तरह से आया, आकर के यहाँ पर रुका, और पानी आकर के क्या रुकता जा रहा है, वो तो बाहर तो जा नहीं पा रहा, तो पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ऐसे हो जाएगा ये तो एक दिन। मान लीजिए इसकी टोटल हाइट है हमारी 30 मीटर। तो पानी का लेवल बढ़ता 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 कहां तक पहुंच गया? यहां तक पहुंच गया पानी का लेवल। ठीक है, जब पानी का लेवल इतना हो जाएगा तो पानी यहां से ओवरटॉप कर जाएगा। ओवरटॉप करेगा तो हमारी ये जो स्ट्रक्चर की जो टॉप सरफेस है, ये क्या है? इरोड होने लगेगी। इरोड का मतलब झड़ने लगेगी। हम तो नहीं चाहते, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फिर ड्यूरेबल हो ही नहीं पाएगा, धीरे धीरे से वो झड़ने लगेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें इस चीज़ के लिए कि ये नहीं, ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? ये जो आपको दिखा रखा है ना ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम डैम, जो क्या कर रहा है? पानी को रोक रहा है एक तरफ। अब क्या है, इस डैम में हम इसकी दीवार जो 30 मीटर है इस तरह चलने देते हैं हम। अगर हम यहां से खड़े होकर के देखते हैं डैम को, ऐसे यहां खड़े होकर के अगर हम डैम को देखते हैं तो ये ऐसे रहता है। ये 30 मीटर हाइट है, तो कुछ दूरी तक 30 मीटर रखते हैं, फिर इसमें हम कुछ 1-2 मीटर इसको डाउन कर देते हैं, फिर दोबारा 30 मीटर तक। ये हमारा बेस है, तो बेस से देखो ये तो है 30 मीटर कंप्लीट, ये है हमारा 30 मीटर, और ये है मान लीजिए आपका 27 मीटर। तो अब क्या होगा कि जैसे ही पानी बढ़ा धीरे धीरे, ये इस तरह से पानी बढ़ने लगा पानी का लेवल, और जैसे ही पानी का लेवल 27 मीटर हुआ, उसके बाद में 27.1 होते ही पानी यहां से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो सेक्शन है ये मैं आपको यहां पर दिखा नहीं सकता, 2D 3D दोनों एक साथ दिखा नहीं सकता। तो पानी का लेवल केवल कहां तक बढ़ेगा? यहां तक पानी स्टोर हो सकता है। इससे ऊपर जैसे ही पानी का लेवल चढ़ेगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। समझ लेंगे डिटेल में डैम के बारे में होता क्या है। एक्चुअली ये डैम अकेला इतना बड़ा टॉपिक है कि अभी तक जो आपने पूरा पढ़ा है इरिगेशन में, अकेला पूरा उसके बराबर है। तो मैं इन सभी चीज़ों को तो नहीं बताऊंगा आपको। जैसे ये डैम हो गया, और ये जो रास्ता होता है जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं हम स्पिलवे, पानी को निकालने वाला रास्ता, फैलाने वाला रास्ता। स्पिल का मतलब होता है फैलाना, तो ये अपना कौन सा है? स्पिलवे है। और उसके बाद में पानी, अगर स्पिलवे से पानी इस तरह से आया और डायरेक्टली नीचे यूँ पड़ा, डायरेक्टली पानी अगर नीचे पड़ा, मैं आपको समझा देता हूँ, आप बहुत तसल्ली से समझना इस चीज़ को, क्या क्या चीज़ें होती हैं। केवल एज ए सिविल इंजीनियर यू शुड नो अबाउट दैट। ओके, तो देखो अगर ये इस तरीके से पानी यहाँ से ओवरटॉप किया यूँ और नीचे आया, ये जो रास्ते, ये कौन से रास्ते कहलाएंगे हमारे? ये कहलाएंगे स्पिलवे। क्लियर है बात? और ये क्या है हमारा? ये है डैम। तो यहां से आएंगे, इनके पास हाइट है, हाइट है मतलब हेड है, हेड मतलब एनर्जी है, एनर्जी है इस पानी के पास, और उस एनर्जी से अगर ये पानी नीचे गिरा तो क्या होगा? यहां पर स्काउरिंग होने लगेगी, झड़ने लगेगा सरफेस, गड्ढा होने लगेगा। तो वो सही है क्या? बिल्कुल गलत है। हमारे फाउंडेशन कैसे ना कैसे करके डिटेरियोरेट होगा, झड़ने लगेगा, कम हो जाएगी उसकी ड्यूरेशन, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं हम उसके लिए? उसके लिए पानी ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ पर 27 मीटर होते ही इसकी दीवार पर से ऐसे आ जाएगा। हम रास्ते बनाते हैं प्रॉपर, और इस तरह से ये जो नीचे है ना, नीचे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो जाए, जो उसके पास एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो जाए। अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ, फॉर एग्जाम्पल, समझेंगे इसे तसल्ली से, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक साइकिल है, ठीक है, और अभी रोड कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। आप उस रोड पर आपने साइकिल को चलाया, साइकिल चला करके क्या हुआ? रोड अचानक से ढलान है यूं, अचानक से क्या है? वैली है यूं।
तो आपने पेडल छोड़ दिए और नीचे जा रहे हो। आप जब नीचे जाओगे और जब आप लोअर मोस्ट पॉइंट पे, ये अपना साइकिल चला रहे थे आप और ये है आपका ढलान, आप ढलान से नीचे उतर गए, ये है लोअर मोस्ट पॉइंट। उसके बाद फिर धीरे धीरे चढ़ने लगे। तो क्या हुआ, जैसे आप लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, पॉइंट पर पहुंचते ही आपके पास क्या है, एन, आप ऊपर से नीचे आए तो आपको क्या मिल चुकी है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्यों मिली, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, आपके पास पहले से तो थी प्लस में एक वेलोसिटी और मिल गई। वो किसके कारण मिली है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दो वेलोसिटी हो गई आपके पास, ऐड हो चुकी है ये वेलोसिटी अलग से। और पहले से क्या था आपके पास, मास था, तो मास इंटू वेलोसिटी P बराबर mv, संवेग मिल गया आपको। क्या मिल गया, संवेग मिल गया। और उस संवेग की बदौलत क्या है, आप पेडल नहीं मारोगे, बिना पेडल मारे आप ऊपर चढ़ जाओगे। बात क्लियर है, बिल्कुल चढ़ जाओगे। कैसे चढ़ गए आप, मैंने आपको बता दिया, आपके पास मास था और एक एडिशनल वेलोसिटी आपको मिल गई, जिसके कारण आप इस पे ऊपर इजीली चढ़ गए। आपको संवेग मिल गया, उस संवेग की बदौलत आप ऊपर चढ़ गए। ऐसे ही यहां पर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं भाई, यहां से हमारे दुश्मन आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि वो दुश्मन ऊपर चढ़ पाए, भाई एग्जाम्पल लेके चलो, यहां से आ रहे हैं, कोई दुश्मन आ रहे हैं हमारे और वो इस तरह से साइकिल से ही आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ऊपर चढ़ जाएंगे। यहां पर हम लोग बैठे हैं, हम नहीं चाहते कि वो यहां तक चढ़ें। तो क्या करो आप ऐसा करो, ये जो रास्ते हैं ना, अगर मैं इसकी जगह यहां तक तो स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, पत्थर ही पत्थर पटक दूं इस तरह से, तो क्या ये ऊपर चढ़ पाएगी साइकिल, बिल्कुल नहीं चढ़ पाएगी। क्यों नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी पत्थरों के टकराने से खत्म हो चुकी है, कम हो गई, कम हुई फिर खत्म हो गई, कम होते होते क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो पत्थरों से टकराने से क्यों हुई, क्योंकि पत्थरों से जैसे ही वो टकराई तो क्या हुआ, उसका फ्रिक्शन लॉस हुआ। फ्रिक्शन लॉस मतलब उसकी टोटल जो एनर्जी थी, जो उसका टोटल हेड था, उसमें क्या है, लॉस हो चुका है। तो इस तरह से हमने उसकी एनर्जी को खत्म कर दिया। अब क्या, अब बताओ, अब ये यहां पर साइकिल चढ़ पाएगी क्या, नहीं चढ़ पाएगी। तो हम यही तो चाहते थे, चढ़ नहीं पाए। ऐसे ही अब यहां पर है, यहां पर हम क्या चाहते हैं कि यहां पर गड्ढे ना होने पाए, मतलब हमको क्या करना है, उसकी एनर्जी को खत्म करना है। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, देखो इस तरीके की, जैसे हमारे रैंप देखे हैं आपने कई बार, हमारे घर के आगे ऐसे रैंप रहते हैं, अगर देखा जाए तो इस तरह से रैंप रहता है, हमारी बाइक चढ़ जाती है, उतर जाती है, ऐसे तो रैंप रहता है। और पानी जैसे आपने देखा होगा, अगर ऊपर से हम धोते हैं, पानी बाहर निकालते हैं घर से, तो ऐसे पानी जाता है नीचे। ठीक, तो इस तरीके की संरचना बना देते हैं हम, ये यूं ऐसी संरचना बना दी, बहुत प्रकार की संरचना बनती है। तो क्या होगा, पानी जैसे ही इनसे टकराएगा, टकरा करके क्या, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी और खत्म हो जाएगी। तो ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको डिवाइस बोलते हैं शॉर्ट में। अपनी देखो भाई, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अपन सिविल इंजीनियर है, अपनी डिवाइसेस क्या हैं, अपनी डिवाइसेस हैं अपनी। अपन ये नहीं इलेक्ट्रॉनिक और ये इस तरह के कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर कि अपनी डिवाइस है हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव और ये सीपीयू, ये अपनी डिवाइसेस नहीं होती। या फिर अमीटर, वोल्ट मीटर और ट्रांसफॉर्मर, ये सब अपनी डिवाइसेस नहीं। अपनी डिवाइसेस क्या है, अपनी डिवाइस है कॉलम, बीम, ठीक है, स्लैब, ये सारी अपनी डिवाइसेस हैं। जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं सीमेंट के, सारी अपनी डिवाइसेस हैं। तो मैं इनकी बात करता हूं आपको। देखो यहां से इस तरह से पानी अगर इनसे टकरा करके जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने नीचे, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस। एनर्जी डिसिपेशन मतलब खत्म करना, डिसिपेट करना, खर्च करना, एनर्जी को खत्म कर देने वाली डिवाइस ये है। ये स्पिलवे था और ये हमारी एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस है। यहां से हम एक प्रॉपर तरीके से स्पिलवे के पानी को यहां से जोड़ते हैं, हम कनेक्ट करते हैं एक तरह से। और जिस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, बहुत प्रकार के स्पिलवे होते हैं हमारे, जैसे काफी प्रकार के होते हैं। देखो भाई, ये अलग से एक चैप्टर है बहुत बड़ा, ये अलग से एक चैप्टर है बहुत बड़ा, समझ रहे हो, बात को समझना। लेकिन स्पिलवे के बारे में आपको केवल ये बताया, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। इस पर मैं कुछ भी लिखवाऊंगा नहीं। क्यों नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है और उससे क्वेश्चन रेयरली बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं, क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। जब इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, हमने पढ़ लिया इतना सारा 40 पन्ने, क्वेश्चन नहीं आया या आया तो एक आया, उससे बेटर है हम वो 40 पन्ने पढ़ें जहां से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। बात क्लियर है। तो स्पिलवे के, और जब आपका सिलेबस आप कंप्लीट कर लो तो आप पढ़ भी सकते हो इसे, और कहीं से भैया आपने सारे टॉपिक कर लिए पूरे सिविल इंजीनियरिंग के जो भी थे हमारे, उसके बाद में आपको सोच रहे हो कि अब मैं क्या पढ़ूं, तब आप स्पिलवे पढ़ लेना अलग से। कहाँ से पढ़ोगे, या तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको स्पेशली पढ़ा दूंगा अलग से, जबकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, जितना मैं बता रहा हूँ उतना इनफ है। एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस भी
अलग से टॉपिक है पूरा, इसको भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये इस टॉपिक से, इस डैम टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं अभी तक और जो आते हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, केवल मैं वही आपको बताऊंगा। मैंने रीजन आपको बता दिया है, क्योंकि ये इनमें कम से कम नहीं तो 15-20 घंटे लग जाएंगे, कोई मतलब वाली बात है नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में बात। तो स्पिलवे आपको समझ में आ गया क्या होता है। बहुत प्रकार के स्पिलवे होते हैं। ये जो शेप है इस तरह की पैराबोलिक, यहां से यूं आकर के यूं मिला दिया, समझ रहे हो। ये जो शेप है स्पिलवे की, इसको बोलते हैं हम ऑगी स्पिलवे, ओजी बोलते हैं इसको, ओजी स्पिलवे। कई लोग इसको ऑगी बोलते हैं, वैसे ओजी होता है, ओजी स्पिलवे है ये। तो ओजी स्पिलवे जो है अपना, ये सबसे फेमस स्पिलवे होता है, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्ट इसी को करते हैं सब लोग। तो ओजी स्पिलवे होता है। तो ओजी स्पिलवे कौन सा होता है, बात क्लियर है। केवल ये मैं आपको नाम बता रहा हूं, इससे आपको कोई पूछ ले तो आप बता सको एज ए सिविल इंजीनियर। ये होता है हमारा ओजी स्पिलवे। ओजी स्पिलवे का डिस्चार्ज, चलो वो मैं आपको एंड में लिखवा दूंगा, जो पूछा गया है एक बार। इसका डिस्चार्ज CLH⁻³ होता है, वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ओजी स्पिलवे होता है। और भी स्पिलवे होते हैं बहुत सारे, शूट स्पिलवे, एक होता है हमारा शाफ्ट स्पिलवे, ठीक है। शूट स्पिलवे, शाफ्ट स्पिलवे, बहुत प्रकार के होते हैं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइसेस आपको क्लियर है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं आगे कि ये हमारी पूरी संरचना थी किस चीज की, डैम की। ये कंप्लीट संरचना थी हमारी डैम की। तो देखो भाई, डैम के नीचे है ना, मैंने आपको बताया था खोसला वाली थ्योरी के अंदर, जैसे ये डैम है तो इसके नीचे इस तरह से ये स्ट्रीम लाइंस होती हैं। जो टॉप मोस्ट जो लाइन होती है ना स्ट्रीम लाइन, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेटिक लाइन। फ्रेटिक लाइन, इसको आप लिख लेंगे फ्रेटिक लाइन। इस फ्रेटिक लाइन पर, टॉप मोस्ट लाइन रहती है बिल्कुल ही, इस फ्रेटिक लाइन पर प्रेशर कौन सा रहता है, P80M, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब ये लाइन रहती है सबसे टॉप मोस्ट स्ट्रीम लाइन को ही अपन बोलते हैं जनरली, फ्रेटिक लाइन बोलते हैं इसको हम, टॉप मोस्ट स्ट्रीम लाइन को। ये हमारी, इसको आप लिख लेंगे डैम के अंदर ही कहीं पर लिख लो। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं किस चीज के बारे में, टाइप ऑफ डैम। डैम कौन कौन से होते हैं हमारे, कितने प्रकार के होते हैं, तो अपने अलग अलग आधार पर होते हैं डैम। सबसे पहले है अपना टाइप ऑफ डैम, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सबसे पहला है हमारा अर्दन डैम। देखो, जिस डैम से रिलेटेड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैं उस डैम के आगे ही लिखवा दूंगा। जितने भी मैं टाइप लिखवाऊंगा, तीन आधार पर अपन डैम को बाइफरकेट किया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि अपना डैम का यूज क्या है, किस काम में ले रहे हो आप डैम को, उसके आधार पर होता है। और उसके बाद में तीसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन, कि आप हाइड्रोलिक डिजाइन किस तरह से कर रहे हो, आप किस चीज के लिए डिजाइन कर रहे हो, रिजिड मटेरियल का यूज कर रहे हो, रिजिड डैम बनाना चाह रहे हो, आप नॉन रिजिड बनाना चाह रहे हो, ओवरफ्लो टाइप बनाना चाह रहे हो, नॉन ओवरफ्लो टाइप बनाना चाह रहे हो, इस तरह से। तो अपने जितने ही प्रकार के डैम है जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें जो भी डैम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं एज इट इज वहीं पर लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं अपन अर्दन डैम की। अर्दन डैम कौन से होते हैं, इनको सबसे पहले यूज किया जाता था, बहुत पहले अर्दन डैम को यूज करते थे। मिट्टी के बने डैम होते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन, सॉइल का यूज करते हैं बेसिकली, और इसका यूज वहां पर किया जाता है। देखो ऐसे होते हैं इनका, जो इस तरह के बनते हैं डैम, बहुत बेस विड्थ बहुत ज्यादा रहती है इनकी, बीच में एक लेयर रहती है इम्परवियस, उसके बाद में फिर ये रहता है हमारा कोर, जो सेंटर में एक लेयर और डालते हैं उसको बोलते हैं अपन कोर बोलते हैं उसको अपन। एक लेयर ऐसे होती है इम्परवियस, उसके बाद में फिर हमारे रहती है कोर। तो ये होते हैं हमारे अर्दन डैम, मिट्टी के बने होते हैं डैम, इस तरह से पानी को रोकते हैं अपने एक तरफ। इनका यूज कहाँ पर करते हैं भाई, इनका यूज वहां पर किया जाता है इन डैम का जहां पर जो फाउंडेशन है ना वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, मतलब वहां की जो सॉइल है वो लूज है, तो वो ऊपर का वेट नहीं ले सकती। ऊपर का वेट किस चीज का, ऊपर का वेट हुआ हमारे कंक्रीट डैम। अगर आपने बना दिया इस जगह, तो कंक्रीट को तो बहुत ज्यादा वेट चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग सॉइल चाहिए, तो आप उस जगह पर इस वाले डैम का, वहां पर कंक्रीट डैम का यूज नहीं कर सकते। तो अपन किसका यूज करेंगे वहां पे, वहां पर हम बनाएंगे अर्थ डैम। तो अर्थ डैम का यूज बेसिकली कहां पर किया जाता है, जहां पर एक तो मेटीरियल अवेलेबिलिटी बहुत ईजी नहीं है, मतलब जहां ना तो हमको पत्थर मिल पा रहे हैं,
सही तरीके से, और ना ही हमको कंक्रीट वगैरह बना पा रहे हैं, हमें सीमेंट, ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है। और अर्थ मिट्टी जो है इजीली अवेलेबल है, और जो वहाँ का जो फाउंडेशन है बहुत मजबूत नहीं है, वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं किसका, अर्दन डैम का। और अर्दन डैम में क्या है, इस डैम को अपन लोअर डैम भी कहते हैं। तो इसमें आप पॉइंट लिखेंगे अपने आप, क्या क्या लिखेंगे, इस डैम का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन इसमें, अर्दन डैम में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है यहीं पे लिखते चले जाएंगे डायरेक्ट। अर्दन डैम में लिखेंगे इस डैम का यूज वहां किया जाता है जहां अदर मटेरियल्स इजीली अवेलेबल नहीं होते और फाउंडेशन मजबूत नहीं होता। बात क्लियर, कहां पर यूज करेंगे इसका हम, जहां पर जो हमारे मटेरियल अदर मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होते और फाउंडेशन मजबूत नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर कि इन डैम को, इनका दूसरा नाम क्या है, लोअर डैम। लोअर डैम क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया होगा, इतनी हाइट के नहीं होते हैं भाई ये कि 100 मीटर हाइट के बना दिए, थोड़ी बहुत हाइट रहती है, थोड़ा बहुत पानी को स्टोर कर सकते हैं ये बस, ठीक है, शॉर्ट थोड़े बहुत पानी को स्टोर कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इन्हें लोअर डैम भी कहा जाता है, ठीक। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या लिखेंगे कि जो कोर रहता है ना, कोर सेंटर जो है, सेंट्रल मटेरियल, उसके रूप में जनरली क्या यूज करते हैं, इम्परवियस हमको बनाना है तो क्ले का यूज कर लें क्या भाई, क्ले का यूज नहीं, क्ले तो बहुत बहुत ही कम रहती है उसकी तो परमेबिलिटी, तो इसका यूज कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। अर्थ के रूप सॉइल का, भाई पूरा सॉइल का बना हुआ है मिट्टी का, तो मिट्टी के रूप में अपन क्ले का यूज कर लेते हैं। हमें तो इम्परवियस मटेरियल चाहिए, इम्परवियस मटेरियल हम मिट्टी के रूप में किसका यूज कर लें, क्ले का। बिल्कुल नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई, क्ले का यूज अगर आपने कर लिया और उसमें अगर माउंट मोरेलोनाइट अगर मिनरल है तो क्या दिक्कत होगी, स्वेलिंग होगी, श्रिंकेज होगा, वहीं पर स्वेलिंग होगी या श्रिंकेज कुछ भी हो, दोनों में से क्रैकिंग आएगी, क्रैकिंग आती है डैम फेल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसमें क्ले में थोड़ा सा फाइन सैंड मिला देते हैं अपन, ठीक है, क्ले में थोड़ी सी सैंड को मिला दी, उस मटेरियल का यूज करेंगे अपन, वो क्या रहेगा, ठीक रहेगा। अब क्या हो गया, अब इसकी परमेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई, तो अब ये श्रिंकेज वाली प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगी। तो बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है कोर के लिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोर के लिए बेस्ट मटेरियल क्ले विद फाइन सैंड है। क्ले कोर के लिए बेस्ट मटेरियल क्या है, क्ले विद फाइन सैंड है, कोर के लिए ये है अपना बेस्ट मटेरियल। तो ये सारी बातें थी हमारे किससे रिलेटेड, अर्दन डैम से। दूसरा हमारा कौन सा डैम है, उसके बाद कौन से प्रचलन में आए, रॉकफिल डैम। रॉकफिल डैम नाम समझ में आ रहा होगा आपको, पत्थर के बने होते हैं डैम, देखो इस तरह से, ये यूं पत्थर से आपने इस डैम को बना दिया, या हो सकता है आपने पत्थर की ही मेसनरी चिनाई कर दी। कौन सी चिनाई कर दी, आशलर मेसनरी, रबल मेसनरी, नाम सुनोगे आपने, आशलर या रबल मेसनरी। तो इस तरह के जो डैम बनाए गए पत्थर के, उनको क्या बोलते हैं हम, रॉकफिल डैम। रॉकफिल डैम जो होते हैं हमारे, नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा ग्रेविटी डैम, दैट्स इंपॉर्टेंट इन ऑल अबव। इसको मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ग्रेविटी डैम के अंदर आता है हमारा, जनरली आप माइंड में लेके चलो, आरसीसी डैम। तो जो हमारे अर्दन डैम होते हैं तो बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब चेंज कर सकते हो आप इसको, मिट्टी तो है, मिट्टी उठा के यूं डाल दी, इधर कर दी, इधर कर दी। आरसीसी डैम उसको कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं, बना दी एज इट इज बनी रहेगी, बहुत कम फ्लैक्चुएशन होते हैं। ये जो डैम होते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अर्दन डैम से तो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है, सॉरी, अर्दन डैम से तो कम रहेगी और ग्रेविटी डैम से ज्यादा रहेगी। आरसीसी की तुलना में तो भाई, आरसीसी में तो अपने हिला नहीं सकते कॉलम को, लेकिन पत्थर का बना हुआ है तो एक दो पत्थर उठा के उधर रख दिए हमने, तो इससे तो अधिक रहेगी, लेकिन इससे क्या रहेगी, कम रहेगी। बात क्लियर है। तो ये हमारे रॉकफिल डैम होते हैं, जनरली रॉक के बने होते हैं। बस ये भी इनका यूज कहां पर करेंगे, इनका यूज वहां पर करेंगे जहां पत्थर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, रॉकी एरिया हो, रॉकी इलाका हो, पत्थर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उस जगह पर अपन किसका यूज करेंगे, ये रॉकफिल डैम का। अब उसके बाद में बात आती है हमारे ग्रेविटी डैम की। अब देखो, वैसे मैं ग्रेविटी डैम को आपको
सेपरेटली बताऊंगा ये टाइप ऑफ डैम के बाद में। ग्रेविटी डैम एक अलग से टॉपिक बता दूंगा मैं आपको, उसमें ग्रेविटी डैम से रिलेटेड सारी पढ़ेंगे। ग्रेविटी डैम के बारे में अलग से क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो डैम है इसी का डिजाइन करते हैं, जनरली इसी डैम को बनाया जाता है। ग्रेविटी डैम कौन से डैम होते हैं, इनको हम स्ट्रक्चरल डैम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डिजाइन कैसा होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है। ये नहीं 4 पत्थर रख दिए यहाँ पर, थोड़ा सा इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई तो 1-2 पत्थर हटा दिए ऑन साइट, और क्या किया हमने, अगर यहाँ पर 1-2 पत्थर कम है तो हम पत्थर भर दिए, मिट्टी कम पड़ रही थोड़ा सेक्शन बढ़ा दिया, पानी अगर बाहर निकलने लगा हमने देखा प्रॉब्लम आ रही तो मिट्टी और डाल दी। ऐसे नहीं करते हैं, पहले से डिजाइन किया जाता है। जैसे हम बीम का डिजाइन करते हैं, जैसे हम कॉलम का डिजाइन करते हैं, जैसे हम स्लैब का डिजाइन करते हैं, जैसे हम पूरी बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनका स्ट्रक्चरल डिजाइन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ईदर वी कैन यूज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, कोलैप्स, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और उसमें भी हम चाहे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज करें या फिर लिमिट स्टेट मेथड का, तो उसके द्वारा हम करते हैं ये जो हमारे डैम है इसका प्रॉपर डिजाइनिंग किया जाता है, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डैम भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि इन सभी डैम में से किस डैम का डिजाइन स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है, कौन से स्ट्रक्चरल डैम है, तो कौन से होंगे, ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम के बारे में आप एक लाइन लिख देंगे यहां पे डैश लगाकर वैसे ही, कि इन्हें स्ट्रक्चरल डैम भी कहा जाता है क्योंकि इनकी डिजाइनिंग प्रॉपर वे में करते हैं। देखो भाई, वैसे तो मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि आप ये लिख लो वो लिख लो, क्योंकि आपको ये ऑनलाइन क्लासेस हैं और इसमें आपको खुद को ही जो चीज़ समझ में आ रही है आपको सेल्फ नोट्स बनाने में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में भी बताया है इस चीज़ को कि किस तरह से आप स्टडी करें ऑनलाइन, क्योंकि भाई आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि ऑनलाइन क्लास लेने का। उनको नहीं पता कि हम भी पहली बार पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन पढ़ाने का तरीका हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोई डिफर नहीं है कि वहाँ पर अलग तरीके से, बस ये थोड़ा सा है कि सामने कोई कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है। आप लोग नहीं बैठे दिख रहे हो मुझे, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, बस इतना सा अंतर है। बाकी ऑफलाइन में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, पढ़ाने बस अब क्या है एक्चुअल में नोट्स बनाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर क्या है मेन मोटो, कोई भी टॉपिक लिया हमने आपको क्लियर करवाया, उससे रिलेटेड चीज़ें सारी बताई, उन चीज़ों को सिस्टमेटिक मैनर में हम बता रहे हैं, सिस्टमेटिक मैनर में उन चीज़ों को सिस्टमेटिक मैनर में आपको अपने ही तरीके से लिखनी है। मैं फिर भी बीच में बता देता हूँ आप, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो लिखते ही नहीं, बस देखते रह गए, वीडियो को देख लिया। आप इन सभी चीज़ों को याद नहीं कर सकते एक साथ में कि आप सारी चीज़ मैं बताता जा रहा हूँ आपको याद होती जा रही है, याद नहीं हो रही है। आपको बहुत बार रिविजन करना पड़ेगा आपको, और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप एक वीडियो को एक लेक्चर को 10 बार देख लें कि मैं देखता रहूँगा मेरे को याद हो जाएगी। नहीं, आपको जैसे ही मैंने कोई चीज़ बोली, मैंने अभी आपको ये बोला ग्रेविटी डैम के बारे में मैंने 1-2 पॉइंट बताए थे आपको, और देखो इसके बारे में मैंने रॉकफिल डैम के बारे में, तो ग्रेविटी डैम के बारे में जैसे ही मैंने कोई पॉइंट बताया आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट था, तो ग्रेविटी डैम लिख करके आप उसको रफ कॉपी में उस पॉइंट को तुरंत उतार लो पॉज करके वीडियो को। बात क्लियर है। बाकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को हर टॉपिक वाइज चलने दो। जैसे मैंने आपको हेडिंग लिखवाई ग्रेविटी डैम, आपने हेडिंग लिख ली ग्रेविटी डैम, मैंने कोई पॉइंट बोला तो आप उसको पॉज करके तुरंत लिख लो। इस तरह से आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ। बात क्लियर है। तो देखो अब मैं बताता हूं आगे, ग्रेविटी डैम कौन से डैम होते हैं। ग्रेविटी, ये वो डैम होते हैं जहां पर जो मेन रेजिस्टिंग फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब खुद का वेट, अपने वेट के कारण वो सारी चीजों को रोक पा रहे हैं। ये हमारा डैम था, इस पर पानी ऐसे भरा हुआ है, तो पानी के कारण इसके सीजी पर एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ ऐसे, इसको बताऊंगा स्टेबिलिटी में। तो पानी यहां तक भरा हुआ है, इसके द्वारा फोर्स कैसे लग रहा है, इसके सीजी से, पानी का जो भी सीजी है वहां से डैम के सेंटर से कहां पर लग रहा है, ये बाहर की तरफ ऐसे लग रहा है। और ये क्या कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, या तो डैम यूं खिसक जाए एज इट इज, यूं का यूं यहां से यहां पहुंच गया, डैम खिसक गया, या फिर क्या हो जाए, ये डैम ओवरटर्न हो जाए, उलट जाए। लेकिन इसको बचाएगा कौन, इसको कौन बचा रहा है, इसका खुद का जो वेट है वो कैसे लग रहा है, नीचे लग रहा है। नीचे लग रहा है तो इस वेट के कारण अगर मैं इस पॉइंट के सापेक्ष में मोमेंट लूं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या आया, मोमेंट। तो एक तो मोमेंट ये लग रहा था, देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी, एक मोमेंट तो ये लग रहा है, एक ही लग रहा है। ये कौन सा मोमेंट है, घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलेंगे ओवरटर्निंग मोमेंट। और ये बचाने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलेंगे रेजिस्टिंग मोमेंट। तो जब रेजिस्टिंग मोमेंट की वैल्यू ओवरटर्निंग से ज्यादा हो जाएगी तो ये पलट जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं पलटेगा।
तो ये क्यों बच रहा है? ये बच रहा है इस चीज के कारण। इसका मतलब क्या है? खुद के वेट के कारण, और वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये कौन से डैम होते हैं? ग्रेविटी डैम। ये वो डैम होते हैं जिनमें मेन रेजिस्टिंग फोर्स, रोकने वाला फोर्स कौन सा होता है? उसका वेट रहता है। बात क्लियर है? तो ये हमारे कौन से डैम कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम के बारे में मैंने आपको बताया क्या होते हैं। तो अब ये देखो, ग्रेविटी डैम आपके माइंड में आ रहा हो, सर ग्रेविटी डैम कौन से होंगे? अरे भाई कोई से भी हो सकते हैं। ये डैम हमारा मेसनरी का भी हो सकता है। किसकी मेसनरी? आपने ईंट की चिनाई कर दी लेकिन बहुत बड़े बना दिए डैम। ठीक है, आपने आरसीसी का बना दिया बहुत बड़ा डैम, वो भी कौन सा है? ग्रेविटी डैम। क्यों है ग्रेविटी डैम? क्योंकि जो आरसीसी है उसका टोटल वेट कहां लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। तो बहुत प्रकार के होते हैं हमारे डैम, ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम को ग्रेविटी डैम ही बनाते हैं, आरसीसी के डैम ही बनते हैं आजकल। ग्रेविटी डैम के बारे में आपको सेपरेटली बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस के लिए हम डिजाइन करते हैं ग्रेविटी डैम को, इसकी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, इससे रिलेटेड कौन सी कंडीशन इसकी वर्स्ट होती है, इसकी एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होती है, इसका इकोनॉमिकल हाइट कैसे निकालते हैं, उन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा सेपरेटली इस टॉपिक के बाद में। तो इसको आप थोड़ा सा साइड में रखेंगे, बस इसमें एक ही लाइन लिख देंगे कि इस डैम को स्ट्रक्चरल डैम भी कहते हैं क्योंकि इसकी डिजाइनिंग प्रॉपर वे में की जाती है। ठीक है, इसके बाद में और भी डैम होते हैं 3-4 प्रकार के, वो केवल मटेरियल के आधार पर बोलते हैं, जैसे स्टील डैम। ठीक है, और कौन सा होता है भाई? इनमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। टिम्बर डैम मटेरियल के आधार पे है, केवल स्टील का बना हुआ है, गेट वगैरह से बना दी, थोड़ा बहुत पानी रोकना था बस, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है डैम ये। टिम्बर डैम लकड़ी के बने हुए डैम, ज़्यादा बड़े नहीं है। और कौन सा हुआ हमारा? स्टील डैम, टिम्बर डैम। एक होता है भाई देखो आर्च डैम। अपने इंडिया का सबसे फेमस कौन सा है बताऊंगा अभी आपको। आर्च डैम की शेप कैसी होती है? आर्च के रूप में रहती है, इस तरह से रहती है। इनका यूज वहां पर किया जाता है जहां पर जनरली इस प्रकार की संरचना हो। मान लो वैली ऐसी है, वैली कैसी है? थोड़ी सी वी शेप में वैली है, आप इसको लिख सकते हैं। जहां पर वी शेप में होती है ना वैली, वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? आर्च डैम का यूज करते हैं। और आर्च डैम के लिए जो आर्च बनाया है आपने, ये इसकी जो सेंट्रल एंगल है ना, ये सेंट्रल एंगल कितना रखा था भाई? आर्च तो है, ये भी आर्च है, ये भी आर्च है, ये भी आर्च है। तो कैसा आर्च डैम बेस्ट रहेगा? जिसका सेंट्रल एंगल 133 डिग्री होता है, सेंट्रल एंगल, सेंटर से बना हुआ एंगल, वो बेस्ट होता है। इंडिया का जो फेमस है ना आर्च डैम, वो केरला में वो है इदुक्की। इदुक्की डैम इज वेरी फेमस आर्च डैम, फर्स्ट है ये इंडिया का। तो आप आर्च डैम में 2-3 पॉइंट लिख लेंगे। बेस्ट आर्च डैम कौन सा होगा? जिसका सेंट्रल एंगल 133 डिग्री होता है, और इसका यूज जनरली वहां किया जाता है जहां पर वैली की शेप वी शेप होती है। इंडिया का कौन सा है? इदुक्की। तो ये अपने पहला था ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। कौन कौन से मटेरियल का यूज आप कर रहे हो उसके आधार पर है। ग्रेविटी को हम पूरा बाद में लिखेंगे, बाद में समझेंगे। सेकंड हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज। यूज के आधार पर डैम कौन कौन से होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यूज। यूज के आधार पर अपने डैम 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है वो कौन सा है हमारा? सबसे पहला जो है वो है स्टोरेज डैम, और दूसरा है हमारा डायवर्जन डैम, और तीसरा है हमारा डिटेंशन डैम। देखो पहली बात तो ये कि जो हमारा स्टोरेज डैम होता है ना, देखो मैं बता दूं आपको, जो आपने अभी पढ़े थे मटेरियल, तो स्टोरेज डैम जो हमने पहले पढ़े थे 5-6, उनमें से कोई सा भी डैम स्टोरेज डैम हो सकता है भाई। वो बायफर्केशन अलग चीज पर था, वो था मटेरियल के आधार पर, ये अलग चीज के आधार पर है। तो जो हमने पहले जितने डैम पढ़े हैं उनमें से कोई सा भी डैम स्टोरेज हो सकता है, कोई सा भी डैम डायवर्जन हो सकता है, कोई सा भी डिटेंशन। किसके आधार पर? यूज के आधार पर। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने अर्दन डैम किसके लिए बनाया? मिट्टी का डैम आपने बनाया कि जो अतिरिक्त पानी था, सरप्लस वाटर, भाई जो रिवर थी, रिवर से हमको जितना पानी चाहिए था कैनाल में उतना ले लिया, बाकी का पानी आप स्टोर करना चाह रहे हो कि यह ज्यादा पानी है, उस अतिरिक्त पानी को, सरप्लस वाटर को अगर आप स्टोर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप कौन सा डैम बनाओगे? स्टोरेज डैम। तो स्टोरेज डैम किसके लिए बनाया जाता है? सरप्लस वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डैम। सेकंड कौन सा है हमारा? सेकंड है हमारा डायवर्जन डैम। तो डायवर्जन डैम कौन सा होता है? ये वो डैम होता है जिसको हम कहां पर बनाते हैं? ये हमारी रिवर थी, रिवर से हमने क्या है? कैनाल निकाल लिया। अब आप पढ़ चुके हो यहां पर क्या बनाते हैं हम? डायवर्जन हेड वर्क्स। ठीक है, तो डायवर्जन हेड वर्क्स आपने बनाया है।
अब इस कैनाल के अंदर मेरे को प्रॉपर पानी का लेवल बना के रखना है। जो हेड है, पानी का जो हेड है वो मेरे को प्रॉपर बना के रखना है। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक डैम बना दिया। वो जो डैम बनाया है वो किसके लिए बनाया आपने, डाइवर्ट करने के लिए। पानी को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो, रिवर में पानी के लेवल को हेडअप का मतलब बढ़ाने के लिए। तो ये जो आपने डैम बनाया उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जन डैम। तो डाइवर्जन डैम आप लिख सकते हैं, डाइवर्जन डैम वहां बनाए जाते हैं जहां पानी के लेवल को बढ़ाना होता है, ठीक है। और ये जो हमारे डाइवर्जन डैम होते हैं ना, ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दो प्रकार के वियर होते हैं, एक तो वियर प्रॉपर और एक अंडर स्ल्यूस। वियर भी एक प्रकार का डाइवर्जन डैम होता है, वियर भी एक प्रकार का डैम ही होता है, बस उसमें पानी ऊपर से चला जाता है, कह सकते हैं। आगे देखेंगे हम डिटेंशन डैम। तो दो प्रकार के हो गए, स्टोरेज डैम, डाइवर्जन डैम। तीसरा कौन सा है, डिटेंशन डैम। ये कौन सा डैम होता है, ये वो डैम होता है जो फ्लड होता है ना, बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी को स्टोर करता है। फ्लड वाटर स्टोरेज डैम, इसका यूज क्या होता है, फ्लड, बाढ़ के पानी को रोक के रखना, जिससे कि जो आसपास का एरिया है उस ज़्यादा प्रभावित नहीं हो, वहां पर परेशानी उत्पन्न ना हो। तो ये कौन सा डैम होता है हमारा, ये होता है डिटेंशन डैम। तो तीन प्रकार के डैम हो गए ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अब अपना तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप देखते हैं वो कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन। हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर हमारे तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला हमारा, चार प्रकार के, ओवरफ्लो डैम। दूसरा है नॉन ओवरफ्लो डैम। तीसरा है रिजिड डैम। और चौथा है हमारा नॉन रिजिड डैम। तो ओवरफ्लो डैम कौन सा होता है, ये वो डैम होता है जिसमें से पानी को ओवरफ्लो करने दिया जाता है, वेयर वाटर इज अलाउड टू ओवरफ्लो, ठीक, जहां पानी को ओवरफ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है। मतलब क्या हो गया, स्पिलवे। भाई स्पिलवे में क्या होता है, पानी, ये मैंने बना दिया। ये कौन सा स्पिलवे है भाई, बताया था मैंने आपको, ओजी स्पिलवे। ये पानी यहां तक रुका, बढ़ता गया, इसका मतलब जो क्रेस्ट लेवल है इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेस्ट लेवल। इसका जो क्रेस्ट लेवल है उसके ऊपर से पानी फ्लो करता है। इसका क्रेस्ट लेवल इस तरह से बनाया जाता है कि ये इरोड ना हो, झड़ ना जाए, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया है ये कौन सा होता है हमारा, ओजी स्पिलवे। मतलब स्पिलवे को हम क्या बोल सकते हैं, ओवरफ्लो डैम। तो ओवरफ्लो डैम है ये हमारा, इसको ऊपर से पानी को ओवरफ्लो होने दिया जाता है। नॉन ओवरफ्लो, जिसमें से हम नहीं होने दे रहे, जैसा हमने पहले बनाए थे, ये कौन से हमारे, नॉन ओवरफ्लो। उसके बाद में रिजिड डैम। रिजिड डैम हमारे वो होते हैं जो रिजिड मटेरियल से बनते हैं। रिजिड मटेरियल कौन सा हो गया, अरे भाई स्टील हो गया, और कौन सा हो गया, आरसीसी हो गया। ये सारे कौन से हैं, रिजिड डैम। तो रिजिड डैम क्या कौन से होते हैं, ये वो डैम होते हैं जो रिजिड मटेरियल से बनते हैं, जैसे आरसीसी डैम, स्टील डैम, आर्च डैम, ये सारे हो गए। नेक्स्ट देखो नॉन रिजिड डैम। ये वो डैम होते हैं जो रिजिड मटेरियल से नहीं बनते। जैसे कौन कौन से नहीं है रिजिड मटेरियल, अरे भाई अर्दन डैम, और दूसरा रॉकफिल डैम। ये कौन से, नॉन रिजिड मटेरियल। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ डैम कि कौन कौन से डैम हमारे होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, अब जो है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में किस चीज के बारे में। अब मैं बात करूंगा आपसे ग्रेविटी डैम के बारे में प्रॉपर तरीके से। क्राइटेरिया फॉर ग्रेविटी डैम। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, या तो आप पॉइंट बना लें या कैसे भी लिखें। सबसे पहली चीज पढ़ेंगे डिजाइन फोर्सेस। पहले मैं आपको बताया था ग्रेविटी डैम का एक डायग्राम बनाता हूं।
ये देखो भाई, ये हमारा डैम है। इस डैम के अंदर बीच में एक इंस्पेक्शन गैलरी या दी जाती है इंस्पेक्ट करने के लिए, गेट वगैरह बनाते हैं। ये पानी की हाइट है बेस से कैपिटल एच, ये फ्रेटिक लाइन है ये हमारी। तो कई बार तो क्या है, डैम में हम आगे की तरफ भी स्लोप देते हैं, इसको बट्रेस भी बोलते हैं, और कई बार क्या है स्ट्रेट रहने देते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, हमारी जैसा मन में है वैसा कर सकते हैं। तो ये हमने बनाया क्या, ग्रेविटी डैम बनाया है, और ये मैंने आरसीसी का दिखाया, आरसीसी का ग्रेविटी डैम आपको दिखाया है। अब बात आती है कि हम किस किस फोर्सेस के लिए डिज़ाइन करते हैं इस ग्रेविटी डैम को। तो इसमें लिखते हैं अपन डिज़ाइन फोर्सेस। तो ग्रेविटी डैम को निम्न फोर्सेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो देखो कौन कौन से फोर्स हैं, मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसमें सेल्फ वेट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, खुद का वेट। इसको सबसे ज़्यादा किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, खुद के वेट के लिए डिज़ाइन करते हैं। मेन इसके अंदर जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है क्या होता है, खुद का वेट होता है। उसके बाद फिर हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं इसको, और कौन सा लगेगा, इस पर पानी का प्रेशर लगेगा, यूं इस तरह से लगेगा। और वाटर प्रेशर को आप किस प्रकार से मेजर करते हो, ये डायग्राम भाई देख लिया आपने। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ जिस पर प्रेशर को दिखाता हूँ आपको किस तरह से प्रेशर लगता है। तो देखो भाई, मान लो ये हमारा डैम था, इसमें ये तो लग रहा है इसका वेट नीचे की तरफ, और यहाँ से कैपिटल P फोर्स लग रहा है। ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ये इसका बेस है, टोटल हाइट है ये क्या, कैपिटल H। तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर का, वो कैसा होता है, ट्रायंगल होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो इसका अगर हम प्रेशर फोर्स निकालेंगे, यहाँ पर लगेगा H/3 दूरी पर लगेगा, ये कैपिटल H/3 दूरी पर लगता है ये हमारा कौन सा फोर्स, ओवरटर्निंग फोर्स हो गया एक तरह से। ये कौन सा फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स। ये तो हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया P, ये रेजिस्टिंग फोर्स है। तो सेल्फ वेट दूसरा कौन सा, किस चीज के लिए डिजाइन करेंगे अपन, कौन सा प्रेशर, वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर ये अब किस पॉइंट पर एक्ट करता है ये पूछा जाता है कई बार। तो वाटर प्रेशर किस पॉइंट पर एक्ट करता है, मैं उसको उसके जस्ट सामने लाइन में लिख दूंगा जो जो प्रेशर काम के हैं। तो कहां पर एक्ट करता है ये, बेस से H/3, एक्ट एट H/3 फ्रॉम बेस, H आपको पता है। तीसरा फोर्स कौन सा लगेगा भाई, पानी जो है नीचे रिस करके जा रहा है ना, उस पानी के द्वारा एक प्रेशर लगेगा। कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो ऐसा लगेगा इस तरह से, वो भी किसी ना किसी पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है, यहां से गुजरेगा। तो ये कहां पर एक्ट करेगा, ये जो ट्रेपेजोइडल है उसका CG वहां पर एक्ट करेगा। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं हम, किसमें पढ़ा था हमने इसके बारे में, ब्लिक-हॉसलर थ्योरी में। तो ये कौन सा हो गया, अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक, कहां पर एक्ट करेगा भाई, ये करेगा जहां जो भी अपना ट्रेपेजोइडल का CG है वहां पर एक्ट करेगा। और किसी के लिए डिजाइन करेंगे अपन इसको, और करेंगे अपन इसको सिल्ट लोड के लिए। सिल्ट लोड क्या है, मान लो सिल्ट जो है कहां तक भरी हुई है, ये यहां तक भरी हुई है सिल्ट। तो सिल्ट के कारण भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, देखो ट्रायंगल होगा ऐसा, ठीक, कैसा होगा, सेम ऐसा ट्रायंगल होगा। लेकिन सिल्ट भरी यहां तक है तो यहीं तक आएगा ट्रायंगल। सिल्ट की हाइट मान लीजिए स्मॉल h है, तो ये कितने पर एक्ट करेगा, इस ट्रायंगल का CG। ट्रायंगल CG कहां पर होगा, यहां पर, मतलब स्मॉल H/3 पर। तो सिल्ट के कारण भी कहां पर करेगा, एक्ट एट स्मॉल H/3 फ्रॉम बेस। आप स्मॉल h के बारे में लिख देंगे क्या है ये, हाइट ऑफ सिल्ट लोड। बात क्लियर है क्या नहीं, यहां से H/3 पर ये लगेगा। नेक्स्ट कौन सा लगेगा हमारा, नेक्स्ट लगेगा हमारा अर्थक्वेक फोर्स के लिए डिजाइन करेंगे। ये भाई ये एक्ट करता है, एक्ट एट H/π फ्रॉम बेस। अर्थक्वेक फोर्स जो हमारा बेस है वहां से
4/3 H/पाई पर काम करता है। और कौन सा हो गया, और हो गया हमारा वेव। भाई ये जो फोर्स था ना, ये वाटर प्रेशर, ये तो स्टैटिक पानी के कारण था, लेकिन लहरें भी चलती हैं ऐसे, ठीक। तो लहर की हाइट मान लीजिए, लहर इस तरह से आई है, लहर अगर ऐसे आई, अगर मैं इसकी ये हाइट मानूँ, ये इस हाइट को मानूंगा HW, हाइट ऑफ वेव, तो ये जो है ये कहाँ पर काम करता है, ये इसका जो टॉप सरफेस है ना, यहाँ से 3/8 HW पर काम एक्ट करता है। कौन सा, वेव लोड। तो वेव लोड कहाँ पर एक्ट करता है, ये करेगा, इस वेव की हाइट अगर HW है तो यहाँ टॉप से मैं लिख देता हूँ, एक्ट एट 3/8 HW फ्रॉम वाटर सरफेस। क्योंकि हमको मालूम भाई पानी का सरफेस स्थिर तो रहना नहीं है, ये भी तो नीचे जाएगा कभी ऊपर आएगा, तो जो स्थिर पानी का सरफेस था ना, हमने यहां तक माना है इससे 3/8 HW पर। फिर से बोल देता हूं, इन चीजों को लिख लेना साइड में। स्मॉल h का मतलब क्या है, ये तो सिल्ट वाले की हाइट है। कैपिटल H क्या है, ये पानी की हाइट है। और ये HW क्या है, हाइट ऑफ वेव HW, ठीक। और कौन सा हो गया हमारा, एक रह गया हमारा, कौन सा, आइस लोड। अगर है ऐसे इलाके में डैम बना रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर साइड में मान लो जहां पर बर्फबारी हो रही है, तो वहां पर क्या है, आइस लोड के लिए डिजाइन करते हैं, और ये लगभग लिया जाता है 500 kN/m² जनरली। इतना मान के चलते हैं, इसकी वैल्यू 500 kN/m² करीब लेके चलते हैं। तो ये कुछ फोर्सेज हैं जिनके लिए अपन डिजाइन करते हैं, और ये मैंने लाइन ऑफ एक्शन बताई है इनके सामने, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फोर्स है ना, वो कौन सा है, सेल्फ वेट। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं मैं आपको नोट में लिखवा दूंगा, आप यहीं पर नोट में लिख लेंगे। दो पॉइंट आप लिख लेंगे इसके अंदर, या फिर इनको मैं बाद में बता दूं, चलो बाद में लिख लेंगे इन सब चीजों को अपन, ठीक है। तो फिलहाल ये इन डिजाइन फोर्सेस के लिए अपन डिजाइन करते हैं, अपन किसको, डैम को। इसके बाद में हम इसका जो सेकंड नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं, ग्रेविटी डैम के अंदर ही, क्राइटेरिया के अंदर स्टेबिलिटी चेक करते हैं अपन इसकी, कि ये स्टेबल कब होगा। हमारा जो डैम है उसको हम स्टेबल कब मानेंगे। भाई डैम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डैम में हमारे 2-3 प्रॉब्लम हो सकती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है देखो, तो सेकंड देखते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ डैम। तो हमारे 2 प्रॉब्लम हो सकती है डैम के अंदर, एक तो ओवरटर्निंग की और दूसरी स्लाइडिंग की। पानी यहां तक भरा हुआ है, ये क्या है, ये है H, तो यहां से एक्ट करेगा ये फोर्स P, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये क्या है, W, वेट है। ये टोटल वेट लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है अपने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टोटल वेट। ये क्या है, सेल्फ वेट है। तो सेल्फ वेट, इसकी जो बेस की जो विड्थ है वो कितनी है, ये है हमारी कैपिटल B है, ठीक। तो कैपिटल B इसकी विड्थ है। उस कैपिटल B के बाद में मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो हमारा P जो एक्ट कर रहा है कहाँ पर करेगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं से गुजरेगा। अब वो कहाँ से गुजरेगा रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को मैं क्या मान रहा हूँ, R मान रहा हूँ। तो रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे देखेंगे, कहाँ से गुजरेगा, ये इस तरह से गुजरेगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। हम इन दोनों का किस तरह से निकालेंगे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हैं हम, कि जो हमारा बेस है, आप देखो इस डैम की, ये क्या है, इसकी बेस विड्थ है। तो इस 2 चीज लग रही हैं, एक तो क्या लग रही है, हमारा प्रेशर फोर्स P लग रहा है, और एक हमारा नीचे की तरफ W लग रहा है। इसके कारण अगर आप देखो रिजल्टेंट ऐसे निकला, तो ये जो रिजल्टेंट है हो सकता है यहां से निकले, ठीक है। भाई इन दोनों की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, हो सकता है इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, ये हो बिल्कुल। अगर ये है तो ये यहां पर दबाने की कोशिश करेगा, यहां पर दबाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला हिस्सा डैम का उठेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज यहां से दब रही है ज्यादा तो यहां से उठ जाएगा वो, ठीक है। और उठने का मतलब क्या है, टेंशन, क्रैक्स उत्पन्न हो जाना, वही क्या है हमारे लिए बेकार चीज है। अब क्या उसके बाद में देखता हूं मैं, ये अगली, इसके बाद में अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर वो यहां से गुजर रहा है तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अगर सेंटर से गुजर रहा है, बिल्कुल इसके ऐसी सीजी से गुजर रहा है, बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, तो पूरे पूरे पोर्शन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, दबाव हो रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं। डैम के अंदर अगर कंप्रेशन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन हो रही तो प्रॉब्लम है क्या, बहुत प्रॉब्लम है। क्यों,
टेंशन होते ही क्या हो जाएंगे, क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम टेंशन क्रिएट करना नहीं चाह रहे। तो हमें पहले ये तो पता हो कि नीचे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि नीचे जो सॉइल है उस पर जो प्रेशर है कैसे लग रहा है, इस वाले एंड पर कैसा है, इस वाले एंड पर कैसा है, इस पर प्रेशर जो है, प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कंप्रेशन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे हम, तो स्ट्रेसेस प्रेशर कैसे निकलेगा यहाँ पर, टोटल पी की वैल्यू क्या रहेगी, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग कंबाइंड स्ट्रेसेस जो हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सेम वही चीज़ है। तो P बराबर डायरेक्ट क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर फोर्स क्या है, W अपॉन में एरिया, विड्थ इनटू में 1 यूनिट लेंथ मान लिया अगर अपन इसकी, तो ये W प्लस 1 हो गया, प्लस में प्लस माइनस लिखेंगे हम, दोनों तरफ निकालना ना, M अपॉन आई इंटू वाई, आई अपॉन वाई क्या होता है हमारा, एम आई बाय वाई। अब देखो आप यहाँ पर जो हमारा प्लस माइनस मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी हमारी, इसेंट्रिसिटी ई, सेंटर से कितनी दूरी पर है ये। तो रिजल्टेंट के बारे में देखना चाह रहे हैं, तो कितनी दूरी पर है ये, टोटल W इंटू में ई हो गया हमारा मोमेंट, और ये क्या होगा बी स्क्वायर बाय 6। तो अब अगर मैं इसमें से W अपॉन बी को कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया भाई, तो ये हमारा प्रेशर आ चुका है नीचे। तो कंप्लीट प्रेशर मैंने दिखा दिया आपको, इस तरह से है। अब इसका मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं नीचे की तरफ, तो एक तरफ तो क्या होगा, प्लस लेते हैं ज़्यादा होगा, एक तरफ क्या होगा माइनस, का मतलब नेगेटिव कम होगा। तो अगर हम मैक्सिमम निकालना है कि मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए तो क्या होगा हमारे, पी मैक्स इज इक्वल्स टू W अपॉन बी 1 प्लस 6E अपॉन में B, और मिनिमम कितना होगा भाई, W अपॉन बी 1 माइनस 6E अपॉन में B। ठीक, तो ये मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम मैं इसको मान रहा हूँ P मैक्स, और मिनिमम मैं किसे मान रहा हूँ, मिनिमम मान रहा हूँ इस चीज़ को। तो हमने ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है नीचे की तरफ, ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, मतलब इधर भी कंप्रेशन है इधर भी कंप्रेशन, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू क्या है, मिनिमम वाली पॉजिटिव नहीं आई और ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो दिक्कत वाली बात है। क्यों है दिक्कत वाली बात, क्योंकि नेगेटिव आने का मतलब क्या है, टेंशन क्रिएट होना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू जो है वो मिनिमम नहीं आनी चाहिए। अब मिनिमम कब आएगी, अगर प्रैक्टिकली सोचें तो जब ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, कहीं दूर से गुजर रहा है। मान लो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जो भी इससे दूरी है वो क्या कहलाएगी, उसकी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप देखो ना, अगर यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा टेंशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू को जीरो कर देता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू को जीरो कर देता हूँ, जीरो का मतलब क्या है, जीरो क्रिटिकल वैल्यू हो गई, जीरो से नीचे नेगेटिव और जीरो से ऊपर पॉजिटिव। तो हम जीरो करके देखते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होगी, इसकी इसेंट्रिसिटी प्राप्त होगी कि इतनी इसेंट्रिसिटी के अंदर हम इसको रखेंगे रिजल्टेंट को, जिससे कि इस पर जो है टोटल फोर्सेस कैसे हो, कंप्रेसिव हो। तो आप इसको उतार सकते हैं। इसके बाद में मैं यहीं पर बना देता हूं, देखो अगर मैं इसकी वैल्यू को जीरो करता हूं तो क्या आता है, W बाय बी 1 माइनस 6E अपॉन में B इज इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म जीरो हो गई, ठीक है। अब क्या बचा अपने एक तरफ, 1 माइनस 6E अपॉन बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से E क्या आ जाएगा, B बाय 6। इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, B बाय 6। मतलब अगर यहां से मैं इसेंट्रिसिटी लेता हूं B बाय 6 इधर और B बाय 6 इधर, अगर इस इसेंट्रिसिटी के बीच में कहीं से गुजर रहा है, क्या इस इसेंट्रिसिटी के बीच में कहीं से भी अगर ये रिजल्टेंट फोर्स गुजर रहा है, चाहे ये यहां से गुजर रहा है, चाहे यहां से, चाहे यहां से, कहीं से भी गुजर रहा है रिजल्टेंट फोर्स, तो इसमें जो मिनिमम फोर्स की वैल्यू है, प्रेशर क्या आएगा, 0 या फिर उससे ज्यादा आएगा। बात क्लियर है, मतलब क्या है,
पॉजिटिव ही आ रहा है भाई, नेगेटिव नहीं आएगा, तो मतलब कंप्रेशन होगा, इसके अंदर टेंशन क्रिएट नहीं होगी। तो अगर आपसे ये केवल मेरे को आपको एक नोट लिखवाना था, उसके लिए सारी चीज़ बताई है मैंने आपको। क्या नोट है? वो नोट ये है कि इसेंट्रिसिटी कितनी रखी जाए, ठीक है, और अगर सेक्शन की बात करें तो किस लेंथ में इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए। तो अगर आप सेक्शन की बात करोगे, देखो b/6 प्लस b/6 कितना हो गया, b/3, मतलब ये जो बीच का 1/1 ठीक है, 1/3 तो ये हो गया b/3, 1/3 ये हो गया साइड b/3, तो ये कौन सा है, ये है मिडिल थर्ड। तो अगर मिडिल थर्ड से गुजरता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, तो टोटल जो हमारे कंप्रेसिव फोर्स है, टोटल जो फोर्स है उसके अंदर कंप्रेसिव जनरेट होगा, टेंशन जनरेट नहीं होगी। और अगर वो आपसे क्या पूछता है, या तो पूछेगा रिजल्टेंट फोर्स किस सेक्शन से गुजरे कि उसमें टेंशन क्रिएट ना हो, तो सेक्शन तो आएगा मिडिल थर्ड b/3। और अगर पूछता है कि मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी रख सकते हैं सेंटर से, तो तब अपना आंसर क्या आएगा, b/6। तो अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, वो क्या पूछना चाह रहा है कि वो किस सेक्शन से गुजरे या फिर मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी। तो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी तो भाई देखो सेंटर से b/6 इधर, b/6 इधर, और अगर वो सेक्शन पूछ रहा है तो b/3। इसको आप नोट में लिख लेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स के मिडिल थर्ड से गुजरने पर टोटल फोर्स की वैल्यू कॉम्प्रेसिव होती है, इसमें किसी प्रकार के टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होते, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए था, तो मैंने अभी आपको केवल ये एसेंट्रिसिटी के लिए बताया, रिजल्टेंट फोर्स के लिए मैं आपको बता रहा था इसमें। तो स्टेबिलिटी अपन दो चीजों के लिए चेक करते हैं, एक तो ओवरटर्निंग के लिए चेक करते हैं और दूसरी किसके लिए चेक करते हैं अपन, एक तो ओवरटर्निंग के लिए और दूसरी हम चेक करते हैं स्लाइडिंग के लिए। देखो भाई ओवरटर्निंग के लिए बताता हूं, ये अपना जो फोर्स लग रहा है P, इसके कारण ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कौन सा मोमेंट है, ये है ओवरटर्निंग मोमेंट। और ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये क्या होता है, ये होता है टो ऑफ डैम, और ये क्या है, हिल। इस तरह से ऐसे याद रखना है आपको कि पानी हमारे पीठ की तरफ रुका हुआ है, तो अंगूठा क्या है, इसका टो हो गया हमारा, और पीछे क्या है, हील, और पानी हमेशा कहाँ रुकेगा, पीठ की तरफ रुकेगा। तो ये टो है और ये हील है, इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। टो के रेस्पेक्ट में अगर मैं ले रहा हूं इसका मोमेंट, तो ये कौन सा होगा, लोड इनटू डिस्टेंस, ये कौन सा मोमेंट हो गया, ये हो गया हमारा रेजिस्टिंग मोमेंट, और ये कौन सा मोमेंट है हमारा, ओवरटर्निंग मोमेंट। तो ओवरटर्निंग मोमेंट की वैल्यू MO शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू MR शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू M। अगर रेस्टिंग मोमेंट की वैल्यू ओवरटर्निंग से ज्यादा या बराबर है, तब तो क्या है हमारा, सेफ है, तब तो हमारा डैम सेफ है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, MR/M0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और जितनी भी एक से जितनी भी ज्यादा होती है ना इसकी वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मान लो मैंने 2 रख दिया, तो 2 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ओवरटर्निंग के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जनरली कितना रखा जाता है, 2 से 3 लिया जाता है। तो ये बात थी हमारे स्टेबिलिटी की। तो पहली तो स्टेबिलिटी किसकी थी, अगेंस्ट ओवरटर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डैम अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग के लिए तो ये क्राइटेरिया हमारा, रेस्टिंग मोमेंट की वैल्यू ओवरटर्निंग से ज़्यादा होनी चाहिए। और सेकंड जो है वो मैं आपको बताता हूँ। और फैक्टर सेफ्टी कितना लेते हैं जनरली, 2 से 3। सेकंड है हमारा बी, कौन सा है, ए तो ये था, और बी है अगेंस्ट स्लाइडिंग। ये फोर्स लग रहा है P, वेट लग रहा है W। ये फोर्स इसको खिसका भी तो सकता है आगे, तो इसको रोकेगा कौन, ऐसे रोकेगा। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारा, वो होता है जो नॉर्मल वेट होता है, नॉर्मल लोड उसके परपेंडिकुलर उसके समानुपाती होता है। और यहां पर नॉर्मल लोड क्या है, वेट। और जब आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो F की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, म्यू इंटू में W के बराबर होगी। बात क्लियर है।
तो ये अपना यहां पर आप बताओ मेरे को, यहां पर हमारा स्लाइडिंग फोर्स कौन सा है, P, रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा है, F, F बराबर म्यू इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो इस वाले के अंदर अगर आपको स्टेबिलिटी बनानी है तो क्या करोगे, F की वैल्यू P से ज्यादा होनी चाहिए, F की वैल्यू P से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब रेजिस्टिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्लाइडिंग फोर्स, म्यू डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी, या म्यू डब्ल्यू अपॉन पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये होता है हमारा, ये किस चीज़ के लिए क्राइटेरिया है, ये स्लाइडिंग से बचने के लिए है ये। और यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है जनरली 1 से ज़्यादा होती है वैल्यू, वैसे कितना लेते हैं, 1.55 लेते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का क्राइटेरिया था हमारा, स्लाइडिंग से बचने के लिए। तो ये हमारी कुछ बातें थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी, ग्रेविटी डैम से रिलेटेड। 2 पॉइंट बताए मैंने आपको, पहला तो क्या था हमारा कि जो ग्रेविटी डैम को किन फोर्सेस के लिए डिजाइन करते हैं, दूसरा क्या था हमारा, स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं ग्रेविटी डैम की। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं इसके अंदर, मोस्टली सभी चीज़ कवर हो चुकी हैं। अब कुछ पॉइंट को मैं आपको नोट के रूप में लिखवाना चाहूँगा, 1 बाय 1 आप उनको लिखते चले जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूं एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। अब देखो एलिमेंट्री प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, आप इनको पॉइंट बना बना के लिख लेंगे। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ, एलिमेंट्री प्रोफाइल मतलब हम किस तरीके की शेप दें, किस तरीके की शेप का डैम बनाएं, उसी को क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। तो कैसे बनाएंगे, मतलब हम थ्योरी के आधार पे देखना चाह रहे हैं, तो थ्योरी के आधार पे देखो भाई, सिंपल सी बात है, इतना पानी भरा हुआ है और इस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ट्रायंगल होता है, और नीचे से भी क्या लगेगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रायंगल। ठीक है, और नीचे जो लगेगा हमारा, नीचे क्या लगेगा, अपलिफ्ट प्रेशर, वो भी कैसा लगेगा, ट्रायंगुलर लगेगा, ऊपर की तरफ ऐसे पढ़ चुके हैं हम, पानी का प्रेशर वो भी तो ट्रायंगल ही होगा, वो भी ट्रायंगल लग रहा है। तो मतलब क्या है, यहां पर टॉप पर तो लग रहा है कम प्रेशर, तो यहां पर कम विड्थ चाहिए, ऐसे यहां पर भी कम लग रहा है, तो आपको डैम कैसा बनाना पड़ेगा, आपको इस क्राइटेरिया को देखते हुए एज पर थ्योरेटिकल अप्रोच कैसा बनाओगे आप डैम, ऐसा बनाएंगे। तो ये कैसा डैम बन रहा है, देखो ये डैम बन गया हमारा। तो कैसा डैम बना, ये 90 डिग्री कौन बन रहा है यहाँ पे, ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो अगर आपसे पूछे एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम क्या होती है, ट्रेपेजॉइडल, राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल, तो कौन सी होगी हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमारी एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम। एलिमेंट्री प्रोफाइल का मतलब समझ में आया आपको, क्या होता है कि इसकी शेप कैसी रखी जाए डैम की, थ्योरेटिकल बेसिस के आधार पर। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था, ऐसे ही हम और लिखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम थी। एक टर्म आती है हमारे कि इकोनॉमिकल जो हाइट होती है डैम की, वो क्या होती है, क्या चीज, इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम। अब इसमें जो भी ऑप्शन मिलेंगे, अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ तो हम 100% गलत ऑप्शन चूज करेंगे। इसके अंदर हमारे माइंड में क्या आएगा, वो हाइट जिस पर कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, डैम की कॉस्ट, डैम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट नहीं, क्या होती है, ये वो हाइट होती है जिसमें डैम की कॉस्ट पर स्टोरेज क्या हो, मिनिमम हो। डैम की कॉस्ट किसके रेस्पेक्ट में, लेकिन ये कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज हो, कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज क्या हो, मिनिमम। मतलब मान लीजिए जो हमारा टोटल हमने ये डैम बनाया, इसके पीछे हम जो पानी रुकवाना चाह रहे हैं, वो रुकवाना चाह रहे हैं हम 100 मीटर क्यूब, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो 1 मीटर क्यूब पानी को स्टोर करने के लिए यूनिट
स्टोरेज, 1 मीटर क्यूब पानी को स्टोर करने के लिए कितनी हाइट सफिशिएंट रहेगी जिस पर कॉस्ट क्या हो, मिनिमम प्राप्त हो, उस डैम को हम क्या बोलेंगे, उस हाइट को हम बोलेंगे इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम। तो इकोनॉमिकल हाइट ऑफ डैम क्या होती है, ये डैम की वो हाइट होती है जिस पर यूनिट स्टोरेज की कॉस्ट मिनिमम प्राप्त होती है। तो आप लिख लेंगे ये डैम की वो हाइट होती है जिस पर यूनिट स्टोरेज की कॉस्ट मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। अब मैं बात करता हूं ऐसे ही एक पॉइंट आपसे, क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि अगर डैम जो है एम्प्टी है, एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन, 3-4 कंडीशन होती हैं। देखो मैं जो आपको बता रहा हूं किसके बारे में बता रहा हूं, एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन। देखो 3-4 कंडीशन होती हैं, डायग्राम से बताता हूं आपको। एक तो रिजर्वायर सूखा पड़ा है, ठीक है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, ये डैम बना दिया आपने। एक रिजर्वायर क्या है, भरा पड़ा, फुल रिजर्वायर कंडीशन। ये एम्प्टी रिजर्वायर है, ये क्या है, फुल रिजर्वायर है। ये क्या है, इस तरह से कंडीशन थी, ये 12 बजे का सीन है। नेक्स्ट डे हमने देखा तो पानी जो है यहां तक चढ़ गया, मतलब क्या है, सूखे से एकदम से भरा है पानी। इसको बोलते हैं हम सडन फिल कंडीशन। और एक क्या है, पानी यहां तक भरा हुआ था 12 बजे, हमने नेक्स्ट डे देखा तो पानी पूरा पूरा नीचे चला गया, पानी पूरा पूरा सूख चुका है। इसको बोलते हैं हम सडन ड्रॉडाउन कंडीशन। ड्रॉडाउन वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी में पढ़ाया था मैंने आपको। यूनिट ड्रॉडाउन से डिस्चार्ज जो प्राप्त होता है एक्वाफर से, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेटिविटी। वेल से प्राप्त हो तो क्या बोलते हैं उसको हम, स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो 4 कंडीशन है। ये तो क्या है, एम्प्टी, और ये क्या है, फुल रिजर्वायर कंडीशन, सडन फिल कंडीशन, सडन ड्रॉडाउन, एकदम से पानी बढ़ा एकदम से घटा। तो कहता है कि एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन के लिए, अगर एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन है तो आप डैम को किन फोर्सेज के लिए डिजाइन करोगे। एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन में हम डैम को डिजाइन करते हैं किसके लिए, इसमें हम डैम को डिजाइन करते हैं केवल सेल्फ वेट के लिए, और किसी भी चीज के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। आप देख भी सकते हो 7 फोर्सेज लिखवाए थे, उनमें से कोई सा फोर्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पानी है ही नहीं उसके अंदर, ना तो अपलिफ्ट लगेगा ना ही वाटर फोर्स लगेगा, केवल किस लिए डिजाइन करेंगे हम, सेल्फ वेट के लिए डिजाइन करते हैं। तो आप इसमें एक लाइन डायरेक्ट लिख देंगे, एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन में डैम को केवल सेल्फ वेट के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक, और एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन चारों में से सबसे वर्स्ट कंडीशन कौन, सबसे बेकार कंडीशन कौन सी होती है। तो इन चारों में से सबसे वर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी, आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा, द वर्स्ट कंडीशन ऑफ डैम इज एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन, फुल रिजर्वायर कंडीशन, सडन फिल कंडीशन, सडन ड्रॉडाउन कंडीशन। तो सडन ड्रॉडाउन कंडीशन इज वर्स्ट रिजर्वायर कंडीशन फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। सडन ड्रॉडाउन कंडीशन सबसे बेकार क्यों मानी जाती है, क्योंकि भाई देखो पानी जो है यहां तक भरा हुआ था, अब वो पानी अचानक से क्या है, नीचे स्तर उसका जाएगा, तो पानी तो सूख गया है, लेकिन डैम की जो सरफेस है यहां तो थोड़ी बहुत नमी मौजूद है क्या नहीं, ये देखो ये यहां पर नमी है। अब क्या है, उस नमी की वजह से इधर तरफ तो सूखा है, इधर तरफ नमी है। अब यहां पर जब पूरा पूरा खाली हो जाएगा तो यहां भी क्या है, ड्राई कंडीशन, इसके इधर भी ड्राई कंडीशन। तो इस अनइवन टेम्परेचर की वजह से क्रैक्स जनरेट होंगे, और क्रैक जनरेट होने का मतलब डैम फेल हो चुका है। हम डैम को बनाए पानी रोकने के लिए रहे थे और पानी रुक ही नहीं पा रहा। तो ये सडन ड्रॉडाउन कंडीशन हमारी क्या होती है, सबसे वर्स्ट होती है। इसको आप लिख लेंगे, डैम के लिए सडन ड्रॉडाउन कंडीशन सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। डैम के लिए सडन ड्रॉडाउन कंडीशन सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। एक दो पॉइंट और हैं अभी। एक तो रिजर्वायर से रिलेटेड, एक छोटा सा पॉइंट है यूजफुलनेस ऑफ रिजर्वायर। देखो भाई, ये हमारा डैम था, या तो यूजफुलनेस ऑफ डैम लिख दिया, रिजर्वायर एक ही बात है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस यूनिट के स्टार्ट के अंदर कि हमारा इसमें क्या होता है, डेड स्टोरेज होता है।
ठीक है भाई, ये हमारा डेड स्टोरेज होता है। अब ये कह रहा है कि जो रिजर्वायर है उसकी यूजफुलनेस, उपयोगिता कब रिड्यूस होने लगती है, कब खत्म होने लगेगी। खत्म होने का मतलब क्या है कि भाई उस रिजर्वायर को हमने जिस कैपेसिटी के लिए बनाया था वो कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगी है, तब हम कहेंगे कि अब ये जो है रिजर्वायर, इसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगी है। कब कम होगी, जब उसकी कैपेसिटी रिड्यूस होगी। और कैपेसिटी रिड्यूस कब होगी भाई, देखो पानी आकर के यहाँ पर रुक रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन पानी के अंदर सिल्ट भी तो मौजूद है, और जब उसमें सिल्ट मौजूद, सिल्ट नीचे बैठेगी क्योंकि पानी स्थिर है, रुका हुआ है। सिल्ट जब नीचे बैठेगी और सिल्ट का लेवल भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। सिल्ट का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और मान लो ये सिल्ट का लेवल बढ़ते 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 यहाँ तक हो गया सिल्ट का लेवल, तो क्या होगा, इतने में तो सिल्ट आ गई, पानी तो केवल इतने में ही आ पाएगा। मतलब इसकी जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कैपेसिटी कम हो गई। उसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी यूजफुलनेस डिक्रीज हो चुकी है। तो यूजफुलनेस को हम कब डिक्रीज मानेंगे, जब सिल्ट कहां तक भर जाए, सिल्ट भर जाए इस डेड स्टोरेज तक। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं डेड स्टोरेज का तो काम ही क्या था कि यहां तक एक लेवल बना रहे, उससे ऊपर ऊपर हम पानी को यूज कर पाते हैं। हमारे लिए यूजफुल वाटर कौन सा होता है, डेड स्टोरेज से ऊपर वाला पानी हमारे लिए यूजफुल होता है, डेड स्टोरेज से ऊपर वाला। तो डेड स्टोरेज तक अगर भर जाती है सिल्ट तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रिजर्वायर की जो यूजफुलनेस है कब रिड्यूस होती है, तो कब होगी, जब उसके डेड स्टोरेज लेवल तक सिल्ट भर जाए तब। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। तो आप जो मैंने समझाया उसको आप लिख सकते हैं खुद की लैंग्वेज में। मैं आपको न्यूमेरिकल लिखवाता हूं। न्यूमेरिकल क्या आता है, if a reservoir have capacity 100 million meter cube and silt dead storage is 5 million meter cube. If silt charge is 0.5 million meter cube per year, then calculate the time after which usefulness of reservoir will reduce। तो ये कह रहा है भाई आपसे कि आप ये बताओ सॉल्यूशन। इफ ए रिजर्वायर हैव कैपेसिटी 100 मिलियन मीटर क्यूब, कोई रिजर्वायर है जिसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है 100 मिलियन मीटर क्यूब, 100 मिलियन मीटर क्यूब। और ये कह रहा है एंड डेड स्टोरेज कितना है, ये यहां तक है, ये है कितना 5 मिलियन मीटर क्यूब। इफ सिल्ट चार्ज 0.5 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर, कि सिल्ट जो है कितना आ रहा है, एक साल में कितना आ रहा है, देखो 0.5 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर, मतलब एक साल में आ रहा है कितना 0.5 मिलियन मीटर क्यूब, इतना आ रहा है 0.5 मिलियन मीटर क्यूब। देन कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच यूजफुलनेस ऑफ रिजर्वायर विल रिड्यूस। हमको पता है कि यूजफुलनेस कब रिड्यूस होगी, जब सिल्ट कहां तक भर जाए, यहां तक। और यहां तक कैसे निकालेंगे हम भाई, टोटल डेड स्टोरेज कितना था 5 मिलियन मीटर क्यूब, एक साल में कितना भरता है 0.5 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर, ईयर ऊपर चला जाएगा तो टोटल 5 मिलियन मीटर क्यूब कितने मर जाएगा, 10 साल मर जाएगा भाई। देखो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो चुकी है, 5/0.5 कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये 10 साल, मतलब 10 साल के अंदर ये क्या हो जाएगा, सिल्ट से इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा। अब क्या है, अब अगर आपने एक साल और इसको चलने तो ऊपर आ जाएगा सिल्ट, ऊपर आते इसकी यूजफुलनेस कैपेसिटी
कम हो जाएगी। तो ये था इस पूरे टॉपिक का मतलब यूजफुलनेस ऑफ रिजर्वायर। आप इस क्वेश्चन को भी उतार सकते हैं, तो ऐसा पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं यूजफुलनेस ऑफ रिजर्वायर क्या होती है। उसके बाद फिर एक टर्म और लिखेंगे हम, लीनियर रिजर्वायर क्या होता है। इसको आप उतार लेंगे क्वेश्चन को। भाई लीनियर रिजर्वायर वो होते हैं जिनकी रेट ऑफ फ्लो होती है ना, लीनियर रिजर्वायर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं। लीनियर रिजर्वायर ये कौन से होते हैं, जिनकी जो रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज किसके समानुपाती होता है, आउटलेट या बोला जाए डिमांड, आउटफ्लो या फिर आउटफ्लो किसके समानुपाती हो, जितनी ज़्यादा डिमांड है उतना ही हम डिस्चार्ज भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो रिजर्वायर कौन से होते हैं, हमारे लीनियर रिजर्वायर होते हैं। लीनियर रिजर्वायर के बाद में एक जो मैं आपको स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एंड में नोट में आपको लिखवा दूंगा, ओजी स्पिलवे के बारे में, उसका डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डिस्चार्ज C.L.H की पावर 3/2 डिस्चार्ज। इसको भी आप यहीं पर लिख लेंगे, ओजी स्पिलवे डिस्चार्ज Q बराबर CLH की पावर 3/2 ये होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ओजी स्पिलवे का डिस्चार्ज जो होता है हेड की किस पावर के समानुपाती होता है, 3/2, 5/2, 1/2 स्क्वायर, ऐसे तो किसके समानुपाती होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S⁻3/2। तो ये सारी बातें थी हमारी किससे रिलेटेड, डैम, रिजर्वायर इन सबसे रिलेटेड। तो ये यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें एक छोटी सी बात और एक जो इरिगेशन में एक टर्म छोटी सी बताता हूँ उसे भी आपको, वाटर लॉगिंग। क्या है वाटर लॉगिंग, बहुत छोटा सा पॉइंट है ये। स्टार्ट में भी थोड़ा बहुत मैंने आपको इसके बारे में बताया था। वाटर लॉगिंग क्या होती है, वाटर लॉगिंग भाई जब ये हमारा मैं आपको बता चुका हूँ रूट जोन होता है, एक रूट जोन, और जो नीचे के जोन थे सारे हम पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने पढ़ा था एक सॉइल वाटर, उसके बाद में इंटरमीडिएट वाटर, कैपिलरी वाटर, उसके बाद में फिर था ग्राउंड वाटर। तो कहां जाकर के था ग्राउंड वाटर, यहां था ग्राउंड वाटर, तो बहुत नीचे था, उससे ऊपर कैपिलरी, फिर कैपिलरी से ऊपर सॉइल। तो सॉइल वाटर केवल कहां मौजूद था, हमारे जहां पर हमने पौधे लगा रखे थे और जहां पर क्या थी, रूट जोन थी। ठीक, तो भाई वाटर लॉगिंग किसे कहा जाएगा, ये हमारा ग्राउंड वाटर था। ग्राउंड वाटर कहां पर था, जहां पर वाटर टेबल थी, उससे नीचे का पानी ग्राउंड वाटर। तो या तो ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना, ये धीरे 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 यूं चढ़ती 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 कहां पर पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए, मतलब रूट जोन तक पहुंच जाए, या फिर यहां तक आ जाए, कोई सा मान लो इन दोनों में से, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वाटर लॉगिंग हो चुकी है। तो वाटर लॉगिंग क्या है, या फिर क्या हो, अगर ये ग्राउंड वाटर यहां से थोड़ा ऊपर गया, यहां तक पहुंच गया ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो ये जो कैपिलरी वाटर जोन है ये भी तो ऊपर खिसक जाएगा, इससे ऊपर क्या आएगा कैपिलरी, और उससे ऊपर इंटरमीडिएट। तो जैसे ही क्या हुआ, ग्राउंड वाटर आप ऊपर खिसकने लगेगा। ऊपर कब खिसकेगा, जब आप क्या कर रहे हो, इसमें पानी पे पानी डाले जा रहे हो, बार बार इरिगेशन कर रहे हो, करे जा रहे हो, तो क्या होगा, ये पानी नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंच कर ग्राउंड वाटर टेबल को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज होगी तो ये कैपिलरी वाटर जो है वो भी तो ऊपर ऊपर खिसकने लगेगा धीरे धीरे। तो क्या हुआ, या तो ये ग्राउंड वाटर यहां तक पहुंच जाए, और ये यहां तक नहीं पहुंचा, मान लो ग्राउंड वाटर यहां तक पहुंचा है, लेकिन यहां तक इस वाले पॉइंट तक क्या पहुंच चुका है, कैपिलरी वाटर जोन पहुंच चुका है। इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, चाहे तो जो हमारी कैपिलरी फ्रिंजेस थी वो पहुंच जाए सॉइल के रूट जोन में, या फिर हमारा ग्राउंड वाटर पहुंच जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग वो फिनोमेना होता है जिसमें कैपिलरी फ्रिंजेस या फिर ग्राउंड वाटर हमारे सॉइल के रूट जोन तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। कि ये जलमग्नता, पानी है यहां पर बढ़ चुका है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं, कैसे बचाया जाता है, उन चीजों को थोड़ा बहुत बताता हूं।
क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं हमारे वाटर लॉगिंग के। देखो भाई, वाटर लॉगिंग अगर होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इफेक्ट है वाटर लॉगिंग के ये इफेक्ट्स। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सैलिनिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाएगी, पहले ये हमारी रूट जोन है, यहाँ पर पानी, रूट जोन के अंदर जो सॉइल है उसमें सॉल्ट्स भी मौजूद हैं। जब ये पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा तो ये पानी क्या करेगा, इस सॉल्ट को ऊपर लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा साथ में, क्योंकि सॉल्ट पानी में घुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं तो कहाँ पर आ जाएंगे सॉल्ट, ये सरफेस पर आ जाएंगे, और सरफेस पर आ गए तो क्या बढ़ जाएगी, सैलिनिटी। तो वाटर लॉगिंग सैलिनिटी बढ़ाता है क्या, बिल्कुल बढ़ाता है। क्या सैलिनिटी के कारण वाटर लॉगिंग होती है, बिल्कुल नहीं। क्या वाटर लॉगिंग के कारण सैलिनिटी होती है, बिल्कुल। तो वाटर लॉगिंग के कारण क्या होती है, सैलिनिटी बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेकार हो जाएगा, मतलब वहां पर अपन जा नहीं सकते, पानी पानी हो जाएगा चारों तरफ, और बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। मॉस्किटो ब्रीडिंग, मच्छर, फ्लाई न्यूसेंस, मक्खी वगैरह। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है हमारे वाटर लॉगिंग के कारण। वाटर लॉगिंग को कम कैसे कर सकते हैं अपन, अब बात आती है कि इसको अपन किस तरह से प्रिवेंट करें, वाटर लॉगिंग को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं अपन वाटर लॉगिंग की। सबसे पहली चीज तो एक ही है, क्या है, एक्सेस इरिगेशन को कम करें। एक्सेस इरिगेशन, बहुत ज्यादा आप बार बार सिंचाई कर रहे हो उसको क्या कर दें, रिड्यूस कर दो। और दूसरा क्या है, लाइनिंग ऑफ कैनाल। अगर आप कैनाल की लाइनिंग कर दोगे, लाइनिंग का मतलब आपको बता चुका हूं पहले, क्या होता है, इसके सरफेस को कैसा कर देना, इम्परवियस कर देना। क्या कहलाता है, लाइनिंग। इम्परवियस कर दोगे तो पानी नीचे जाएगा ही नहीं, ग्राउंड, जब पानी नीचे रिस्क करके नहीं पहुंचेगा तो फिर वो ग्राउंड वाटर टेबल को नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी। सबसे मेन तो खैर यही है अपना। और एक चीज पूछी जाती है कि वाटर लॉगिंग वाले इलाके में एक्सटेंसिव इरिगेशन यूज करना चाहिए या फिर इंटेंसिव। इस चीज को मैं फर्स्ट यूनिट में पहले दूसरे दिन बताया था मैंने आपको, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव इरिगेशन। एक्सटेंसिव इरिगेशन से क्या होता है, वाटर लॉगिंग कम होती है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, और इंटेंसिव से वाटर लॉगिंग बढ़ती है। तो अगर किसी एरिया में वाटर इंटेंसिव का मतलब ही क्या होता है कि आप कम एरिया पर ध्यान दे रहे हो, तो कम एरिया पर ध्यान दोगे, सोर्सेज ज्यादा है, तो पानी बहुत है, एरिया कम है, तो बार बार आपने कि भाई ज्यादा फसल के लिए आपने पानी डालने लगे, बहुत बहुत पानी डालने लगे आप, तो ऐसा करने से भी क्या होता है, बेकार है वो चीज भी। तो आप क्या करोगे ऐसे वाले इलाके में, अब पहले से ही पानी मौजूद है और वहां पर आप और वाटर लॉगिंग हो रही है, वहां पर आप कौन सी कर रहे हो, इंटेंसिव, बिल्कुल गलत है। तो वहां पर अपन को इंटेंसिव इरिगेशन को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड इंटेंसिव इरिगेशन, ठीक। यूज, और यूज कौन सा करें, एक्सटेंसिव इरिगेशन। तो ये हमारी सारी बातें थी वाटर लॉगिंग से रिलेटेड। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा जो पार्ट चल रहा था, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, उसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग हमने पहले पढ़ा था, पहला पार्ट 5 यूनिट में मैंने डिवाइड किया था, कंप्लीट कर चुका हूं सभी को। 5th यूनिट में तो जो भी बचे कुछ सारे टॉपिक थे मैंने आज क्लियर करवा दिए। तो अपनी ये यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी 5th यूनिट, और साथ में इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो हाइड्रोलॉजी पार्ट है वो 6th यूनिट के रूप में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम सभी सब्जेक्ट को। थैंक यू सो मच।